इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन। अब ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इस बात को सिखाते हैं। ठीक है कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, किस तरह से काम करती है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। होता क्या है कि टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जो सब पर इफेक्ट करता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो टेम्परेचर से छूटी है। टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है तो सब कुछ चेंज होता है, आप कभी भी देख लेना। तो टेम्परेचर का रेट पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब कैसा इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, निकालता हूं। तो आर्हीनियस ने एक इक्वेशन बताई, K इक्वल टू ए ई की पावर ओ ये ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन क्या क्या है, वेयर, जरा समझिए अच्छे से। के क्या है, के है मेरे प्यारे बच्चों रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट और रेट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा लिखा होता है, ये मैंने पीछे पढ़ाया ना, रेट इक्वल टू के आर टी की पावर डेल्टा एन। इसलिए रेट और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, कभी कभी कहीं जरूरत पड़ जाती है। रेट का रेशियो और रेट कांस्टेंट का रेशियो सेम होता है। रेट का रेशियो और रेट कांस्टेंट का रेशियो सेम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि कहीं रेट दिया हो तो तुम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो जरा देखो, के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट और रेट का रेशियो सेम होता है। वेयर और कौन क्या 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 है आर्हीनियस इक्वेशन में, जरा समझिए। और प्यारे बच्चों ए क्या है, ए जो होता है उसको बोला जाता है आर्हीनियस फैक्टर। आर्हीनियस फैक्टर, इसी को बोला जाता है आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी। आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी किसको, ए को। और टी आप जानते हो, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है वो ये है ई ए। ई ए को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इसमें से सारी बातें तो हम जानते हैं, रेट कांस्टेंट आपने पीछे पढ़ा दिया, आर्हीनियस फैक्टर नहीं पता है और एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता है। ये एक तरह का कांस्टेंट होता है तो इसकी भी अपने को जरूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो आर्हीनियस इक्वेशन ये होती है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और यही टेम्परेचर का इफेक्ट बताएगी। मगर सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। देखो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में समझिए। देखिए ये कोई केमिकल रिएक्शन का प्रोफाइल बनाया जा रहा है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ए इक्वल टू बी। सपोज करो ये रिएक्शन जो है हमारी एंडोथर्मिक है। भाई कोई भी रिएक्शन होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, तो हम उसको कुछ ना कुछ तो मान ही लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब ए की एनर्जी कितनी है, इतनी। अब ए को बी तक जाना है, बी की एनर्जी कितनी है मेरे दोस्त, इतनी। हमें ए से बी तक जाना था, बी है। अब जरा बताओ हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। एक ये रिएक्टेंट की लाइन है और ये लाइन किसकी है, प्रोडक्ट की। ये देखो ये लाइन किसकी है, प्रोडक्ट की लाइन है। एक मिनट, मैच कर जाए, डिलीट करके दूसरी बनाता हूं। ये लाइन किसकी है, प्रोडक्ट की। अब इन दोनों के बीच की एनर्जी को क्या कहेंगे, ये एनर्जी बोली जाती है क्या मेरे दोस्त, डेल्टा एच। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को कहते हो हीट ऑफ रिएक्शन। इसी को कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक लाइन और मैं ड्रा कर रहा हूं, ये लाइन। अब ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसे। अब जरा मेरी बात को एक एक करके समझिएगा और सुनिएगा। देखो ये रिएक्टेंट है और ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का नेचर चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इस पॉइंट से, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में चाहिए होती है। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। और वैसे कहां से कहां तक बोली जाती है, रिएक्टेंट से लेके, रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ए को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये बी में चेंज हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए, क्योंकि ए को इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता जरा बी को कितनी चाहिए, यदि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती तो बी को इतनी एनर्जी चाहिए होती प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये हुई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी। बात समझ पाए क्या हुआ मेरे दोस्तों, गौर से समझिए।
ठीक है, ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना होता है, बी को ए में कन्वर्ट होने के लिए भी इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना होगा, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए अपने को कन्वर्ट करने के लिए। तो ए को जितनी एनर्जी चाहिए इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए, बी को जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी, और इस लाइन को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, इस लाइन को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ये देखो, तो ए की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ए की एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, बी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस बी की एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, और ये जो गैप आया ये जरा बताओ क्या हुआ, ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए का मतलब फॉरवर्ड भी कह सकते हो, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी का मतलब बैकवर्ड भी कह सकते हो। तो चाहो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिख लो, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड ज्यादा आएंगे, इसको आप एफ लिख लो, सॉरी फॉरवर्ड एफ लिख लो, ठीक है, इसको अपना बी लिख लो। तो बात समझ में आई क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, और किसकी होती है? इधर से जा रहा हो तो ए की, इधर से जा रहा हो तो बी की, मतलब ये फॉरवर्ड होता है ये बैकवर्ड होता है, ठीक। और डेल्टा एच क्या होता है? इन्हीं का डिफरेंस होता है, डेल्टा एच क्या होता है? इन्हीं का डिफरेंस होता है। अब एक एक करके कुछ पॉइंट बताता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 या नोट नंबर 1, गौर से ध्यान दीजिए। पहली बात, यदि कहीं पर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है। यदि मेरे प्यारे बच्चों कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये वैल्यू हमारी प्लस है। अब बताओ ये प्लस का साइन कब आएगा? जब प्लस वाला बड़ा होगा तभी तो रिजल्टेंट प्लस आता है ना यार, बचपन में यही पढ़ा है। जब प्लस वाला बड़ा होता है तभी तो हमारा रिजल्टेंट प्लस आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ ई ए फॉरवर्ड बड़ा होगा ई ए बैकवर्ड से, यदि डेल्टा एच का साइन कैसा है? पॉजिटिव है। या फिर कह दो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि हम एक्सोथर्मिक के लिए भी निकालेंगे, तो निकाल लो मेरे दोस्त यार, मना किसने किया है तुम्हें? नोट नंबर 2, ये सारी बातें हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। डेल्टा एच इक्वल टू क्या? निगेटिव, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि प्यारे बच्चों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जरा बताओ क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। इसकी वैल्यू क्या करोगे? निगेटिव। अब इसकी वैल्यू निगेटिव लाने के लिए क्या होगा? इसका मतलब जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, इसका मतलब बड़ा कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, इसीलिए बैकवर्ड का साइन आ रहा है। ये देखो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा होगी। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा होगी, और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड की ज्यादा होगी बैकवर्ड से। ठीक, इतनी बात हो गई। कहानी को और घुमाया जाए, मतलब एंड और बढ़ाया जाए। अब जरा देखो नोट नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि नेक्स्ट नंबर का नोट क्या है, खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किससे किससे इफेक्ट होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी किससे किससे इफेक्ट होती है जरा देखो। अब आपको बता रहा हूं, टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर चेंज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जरा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, यदि टेम्परेचर चेंज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। मगर गौर से ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, इसलिए जब क्वेश्चन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है मगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कह दो कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। थ्योरेटिकली ये बात गलत है, ध्यान रखना, थ्योरेटिकली ये बात गलत है। टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है, मगर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे होंगे तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। उसका रीजन है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत माइन्यूट चेंज आता है। जब बहुत लार्ज स्केल में टेम्परेचर में चेंज किया जाता है जब सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज होती है। मगर थ्योरेटिकली हमेशा यही बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट गलत भी लगे, क्यों? इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको स्टार भी लगा दिया है। अब जरा और आगे बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे हमारी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। जैसे चलो ये देखो, इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे से देखो। देखो ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में है, ये वाला जो ग्राफ है ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में है, ये वाला, इसमें कैटलिस्ट नहीं है।
और रिएक्शन ऐसे हुई है। अब जब आप कैटलिस्ट मिला देते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ ऐसे हो जाता है, ये देखिए ऐसे। ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे है, और ये ग्राफ कैटलिस्ट की एब्सेंस पे है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट मिलाने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। ये देखो ये लाइन एक्टिवेशन एनर्जी की है ना, तो पहले ये थी एब्सेंस में, यहां से यहां तक। अब प्रेजेंस में क्या है, ये वाली लाइन आ गई है, तो प्रेजेंस में यहां से यहां तक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और जो निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को बढ़ा देते हैं। ये देखो ये जो पर्पल वाला है ये निगेटिव कैटलिस्ट है, जिसको इनहिबिटर्स बोलते हो। ये देखिए ये क्या है, ये निगेटिव कैटलिस्ट है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट। यदि कैटलिस्ट का नाम ना लिया जाए, मतलब निगेटिव पॉजिटिव ना बोला जाए, तो हमेशा पॉजिटिव समझ के चलना, क्योंकि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। मगर क्या प्यारे बच्चों गौर समझिएगा, ठीक है, जैसे आपसे गलती ना हो, मगर क्या डेल्टा एच चेंज करता है एक्टिवेशन एनर्जी? कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का डेल्टा एच चेंज करती है, जरा चेक करो, रिएक्शन के डेल्टा एच को चेंज करती है? नहीं, तीनों केसों में डेल्टा एच वही है, देख लो तीनों केसों में डेल्टा एच की वैल्यू वही है। तो ध्यान रखना कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करे, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, मगर हीट ऑफ रिएक्शन को, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा कैटलिस्ट। ये देखो है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं डालता कैटलिस्ट, नो इफेक्ट। किस पर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर, इन डेल्टा एच, डेल्टा एच पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। किस पर इफेक्ट डालेगा कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट पर, एक्टिवेशन एनर्जी पे, ठीक है, ना तो इस पर इफेक्ट डालता है ना इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डालता है, इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, नो इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम। जहां पे इक्विलिब्रियम आनी होती है वहीं पे आती है, इन इक्विलिब्रियम।